हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इकोनॉमिक्स का यूनिट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 से 8 मार्क्स का आता है। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाती है कि मनी का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको हमेशा यही देखने को मिलेगा कि मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरी चीज, अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। कहते कोई भी ऐसी चीज जो कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसको आप मनी बोलोगे। आगे बढ़ते हैं। इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, दैट सिस्टम इज ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। कहते पहले जमाने में जो गुड्स थे वो गुड्स के बदले एक्सचेंज किए जाते थे। ठीक है, उस सिस्टम को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। पर बार्टर सिस्टम में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई चीज बेचनी है तो साथ में मेरे को कुछ खरीदना भी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे तो मेरे को फोन खरीदना है तो मैं एकदम से कह दूंगा 10,000 का फोन है, 20,000 का फोन है, 50,000 का फोन है। पर बार्टर सिस्टम के टाइम पे अगर मेरे को कुछ खरीदना है तो उसकी वैल्यू कैसे लगाऊंगा मैं कि यार एक मेरे से फॉर एग्जाम्पल 1 kg राइस ले जाओ और मेरे को सोना दे जाओ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। या फिर मेरे से एक बेसिकली हॉर्स ले जाओ और मेरे को एक कार दे जाओ बदले में। तो वो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी थी, जिसके कारण हमने बार्टर सिस्टम को रिमूव किया और फाइनली हमारे एग्जिस्टेंस में आया मनी। ठीक है जी, तो बार्टर सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मनी आया। आगे अगली शीट पे पढ़ते हैं जी। फाइनली बार्टर सिस्टम क्या था, डिटेल में मैं आपको सारा चैप्टर करवाऊंगा। बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम था सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। कहते हैं इसमें है क्या था, सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिस भी सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था पुराने जमाने में उसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। कहते हैं एग्जाम्पल हमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के बारे में सुनिए जी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को राइस खरीदने हैं, ठीक है, तो और मेरे पास एक्सेस में जो है वो वीट पड़ा है। ठीक है जी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पहले व्यक्ति के पास गया, मैंने उसको कहा कि सर मैं राइस खरीदना चाहता हूँ, क्या आप बेचना चाहते हो। पहला तो चलो ऐसा हो गया कि वो कहता मेरे को खरीदने ही बेचने ही नहीं है राइस। ठीक है, मैं दूसरे व्यक्ति के पास गया राइस खरीदने, कहता सर यस आई वॉन्ट टू सेल, मैं बेचना चाहता हूँ राइस को। तो मैंने कहा ठीक है यार, प्लीज आप मेरे को राइस दे दीजिए और बदले में मेरे से वीट ले लीजिए। व्यक्ति कहता नहीं नहीं सर, मेरे को नहीं खरीदना वीट, मेरे को तो शूज चाहिए, राइस ले जाओ शूज दे जाओ। मेरे पास शूज ही नहीं है। एक कोइंसिडेंस तो हो गया कि जो मैं खरीदना चाहता हूं सामने वाला बेचना चाहता है, पर दूसरा कोइंसिडेंस नहीं हो रहा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं थर्ड व्यक्ति के पास गया, थर्ड व्यक्ति के पास कोइंसिडेंटली पहले जो मैं बेचना चाहता था वो व्यक्ति खरीदना चाहता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सेस में वीट था, वो व्यक्ति वीट खरीदना चाहता है, और मैं जो खरीदना चाहता था सामने वाला बेचना चाहता है, सामने वाला राइस बेचना चाहता है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और यही सबसे बड़ी खूबी थी बार्टर सिस्टम की, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का, जिसके कारण हमने बार्टर सिस्टम को रिमूव कर दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कहते हैं दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी कहा जाता है। ड्रॉबैक्स क्या थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था बार्टर सिस्टम में। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर गया हूं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। फर्दर दूसरी थी डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। कहते हैं बार्टर सिस्टम में ना फ्यूचर पेमेंट करनी बहुत मुश्किल थी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे तो मैं बड़ा इजीली कह सकता हूं कि सर प्लीज ऐसा कीजिए, आप मेरे को उधार पे XYZ चीज दे दीजिए। ठीक है, इन फ्यूचर जाके मैं आपको पे कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे ऐसा है ना कि अगर आपको, मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं कि कोई भी चीज EMI पे खरीद लेते हैं, यार धीरे धीरे करके पार्ट्स में EMI में इंस्टॉलमेंट में अपनी पेमेंट कर देंगे। पर बार्टर सिस्टम में तो पॉसिबल ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मेरे को गाड़ी खरीदनी है, पर बदले में मेरे को अपना बेसिकली गोट देनी है, मेरे को एक बकरी देनी है, बकरी को हिस्से में तो दे नहीं सकता मैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बार्टर सिस्टम में हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाते थे। दूसरा था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। बिल्कुल आज के टाइम पे मेरे पास गाड़ी है, मैं बोल सकता हूँ सर 2 लाख की है, 3 लाख की है, 5 लाख की है, पर उस टाइम पे तो पैसा ही नहीं था। तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, हम किसी भी चीज को वैल्यू कर ही नहीं सकते थे। फॉर एग्जांपल उस टाइम तो ऐसा होता था कि यार किसी ने सोना खरीदना है, ठीक है सर सोना खरीद लो, बदले में चावल ले जाओ। ठीक है, चावल दे दो सोना ले लो, ऐसा सिनेरियो होता था। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अगला था डिफिकल्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पे तो पैसा है जी,
आप उसको कहीं पे भी छुपा के रख सकते हो, ठीक है, आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। बट पहले टाइम पे पैसा ही नहीं था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे, तो क्या आप गुड्स को ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हो? नहीं, गुड्स तो खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेसिकली गेहूं दिया और बदले में मैंने एक बकरी ले ली, तो क्या मैं बकरी को स्टोर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे बार्टर सिस्टम में। फाइनली एवोल्यूशन ऑफ मनी, कहते धीरे धीरे करके मनी आया, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डे बाय डे मनी बेटर होता गया और अपना आखिरी में आज के टाइम पे डिजिटल मनी तक पहुंचा, जो आज के टाइम पे हम तुम यूज कर रहे हो। कहते तो एवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहला था कॉमोडिटी मनी। कहते पहला मनी जो आया था वो था कॉमोडिटी मनी। इसमें क्या किया जाता था, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बदले कुछ भी खरीदा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि एक बोरी या एक मुट्ठी गेहूं के बदले आपको फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर कपड़ा मिलेगा, 2 मुट्ठी गेहूं के बदले आपको 2 मीटर मिलेगा, 3 मुट्ठी। बेसिकली आप एज अ मनी एग्रीकल्चरल क्रॉप को यूज कर रहे हो, ठीक है। आपको कुछ भी खरीदना है तो बदले में एग्रीकल्चरल क्रॉप देनी पड़ेगी, आपको कुछ भी बेचना है तो बदले में आपको एग्रीकल्चरल क्रॉप मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास आया था एग्रीकल्चरल क्रॉप, जिसको हम कॉमोडिटी मनी भी कह दिया करते हैं। दूसरा आया था मेटेलिक मनी, जिसमें आयरन कॉपर के कॉइन्स चले थे। और तीसरा आया था गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। यार सोने के सिक्के चले हमारी कंट्री में, चांदी के चले। फाइनली हमारी कंट्री में पेपर नोट्स चले जी, कागज के करेंसी चली। और आज के टाइम पे इतना हमने मनी को इवॉल्व कर दिया है कि आज के टाइम पे हमारे पास डिजिटल मनी है, ई मनी जिसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। इजीली आप खोलोगे फोन, ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर हो जाएगा, रिसीव करोगे, रिसीव हो जाएगा। पैसा कैसे? वो सारी की सारी हमारी डिजिटल मनी है। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं जी। अगली शीट हमारी आ जाती है मनी। फाइनली हमारा चैप्टर यहां से मेजर शुरू होना शुरू हो जाता है जी कि मनी क्या है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो आप खुद से अपने माइंड में सोचिए कि मनी क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मनी क्या है। कहते मनी इज व्हाट लॉ से इट इज। कहते कोई भी ऐसी चीज जिसको लॉ बोलेगा वो मनी है। मनी इज व्हाट लॉ से इट इज, ठीक है। और मैंने ये सबसे सिंपलेस्ट डिफाइन आपके लिए लेकर आया हूं। मनी इज व्हाट द लॉ से इट इज। मनी वही चीज है जो भी लॉ बोलेगा। अगर लॉ की चीजें फुलफिल करती है कोई चीज तो उसको मनी बोल दिया जाएगा, ठीक है। मनी इज व्हाट लॉ से इट इज। कोई इश्यू इसमें जी? आगे चलते हैं। फाइनली अब देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। कहते हैं लॉ ना 4 बातें बोलता है। लॉ कहता किसी भी चीज में अगर 4 क्वालिटीज हैं तो वो मनी है, ठीक है। कौन सी 4 क्वालिटी जी? पहली क्वालिटी मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरी क्वालिटी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तीसरी क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट एंड चौथी क्वालिटी स्टोर ऑफ वैल्यू। लॉ कहता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें ये 4 क्वालिटीज हैं। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट और चौथा स्टोर ऑफ वैल्यू। कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसमें 4 क्वालिटीज हैं उसको हम मनी बोल देंगे, ठीक है। आज के टाइम पे कागज का टुकड़ा है जिसको हम नोट कह देते हैं, उसमें ये 4 क्वालिटीज है, इसलिए उसको हम मनी कहते हैं, ठीक है। तो मनी इज व्हाट लॉ से इट इज। और लॉ कहता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें 4 क्वालिटीज है वो मनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये प्रॉपर डिफाइन है और सबसे छोटी डिफाइन और इजी डिफाइन है जी। आगे चलते हैं। फाइनली हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मनी आ जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में कि फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है। तो सबसे पहले फिएट मनी। आपको पता है पुराने जमाने में कार आती थी, फिएट कार, जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी होती थी, सरकारी बत्ती, ठीक है, जो गवर्नमेंट की कार होती थी। तो उसी से ही हमने इसको याद रखना है कि फिएट मनी क्या है। फिएट मनी एक ऐसी मनी है, रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं कोई भी ऐसी करेंसी जो सरकार की ऑर्डर से या अथॉरिटी से इशू की जाती है उसको कहेंगे हम फिएट मनी। फिएट मतलब सरकारी गाड़ी, ठीक है जी, सरकारी गाड़ी, गवर्नमेंट गाड़ी। फिएट मनी मतलब ऐसी करेंसी जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जा रही है या गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू की जा रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा आ जाता है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी बिल्कुल सिंपल है जी। कहते हैं ऐसी मनी जो ट्रस्ट के बेसिस पे 2 लोगों के बीच में एक्सचेंज हो, ठीक है। ऐसी मनी जो ट्रस्ट के बेसिस पे 2 लोगों के बीच में एक्सचेंज होगी उसको कहा जाता है फिड्यूशियरी मनी। फॉर एग्जांपल चेक। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं चेक किसी से भी एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं चेक उसी व्यक्ति से एक्सेप्ट करूंगा जिस व्यक्ति पे मेरे को भरोसा होगा,
ठीक है जी। तो चेक हमेशा दो लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक्सचेंज होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सचेंज हो रही हो, उस तरह की मनी को बोला जाता है हमारी फिड्यूशियरी मनी। तीसरी आ जाती है फुल बॉडीड मनी। अब फुल बॉडीड मनी का बड़ा सिंपल सिनेरियो है जी। फॉर एग्जाम्पल, कहते कोई भी ऐसी मनी जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल होगी, उसको कहेंगे फुल बॉडीड मनी। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी ऐसी मनी जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल होगी, उसको कहेंगे हम फुल बॉडीड मनी। अब समझ लेते हैं कि यार ये कॉमोडिटी वैल्यू क्या है, ये मनी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप सभी के पास एक कॉइन है और उस कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपए। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक आयरन का कॉइन है, ठीक है, लोहे का बना हुआ सिक्का है ये, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपए। ठीक है, जब मैंने या जब सरकार ने ये सिक्का बनाया, तो सरकार ने इस सिक्के को बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए? मैंने कहा यार सरकार ने इस सिक्के को बनाने के लिए पूरा 1 रुपया खर्च किया। बेसिकली इसमें जो भी मेटल डला हुआ है वो 1 रुपए का है। तो जो भी चीज जिससे ये सिक्का बना है उसको कहते हैं कॉमोडिटी वैल्यू, उसको कहते हैं जी कॉमोडिटी वैल्यू। ठीक है, इस सिक्के को बनाने की कीमत को बोलेंगे कॉमोडिटी वैल्यू। और ये सिक्का कितने रुपए का है? मैं कहूंगा इस सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपया, तो इसकी मनी वैल्यू होगी 1 रुपये। ठीक है जी। तो जहां पे भी कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू, बेसिकली सिक्के को बनाने की कीमत और सिक्के की अपनी कीमत दोनों इक्वल होगी, उसको कहते हैं हम फुल बॉडीड मनी। अब सुन लीजिए, फुल बॉडीड मनी कब होता था? पहले जमाने में होता था जब राजे महाराजे होते थे। राजे महाराजे क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल सोने का सिक्का बना दिया, वो बेचारा उसमें सोना भी उतना ही लग रहा है, उतने का ही लग रहा है जितने का वो सिक्का है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का सिक्का है, उसमें 10 का तो सोना लग चुका है सर, आपके 20 रुपए खर्च हो गए। 10 रुपए का आपने सिक्का बना दिया, 10 रुपए उसमें आपने और डाल दिए कि भाई ये 10 रुपए आज से। ठीक है, तो ऐसी मनी जिसमें कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल होगी, उसको कहेंगे फुल बॉडीड मनी। आगे आ जाती है जी क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी आज के टाइम पे चलती है। क्रेडिट मनी एक ऐसी मनी है जी जिसमें कॉमोडिटी वैल्यू कम होगी और मनी वैल्यू ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर नोट, ठीक है, मैं आपको दिखा ही देता हूं जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पेपर नोट है जी, एक कागज का टुकड़ा है, इसके ऊपर लिख रखा है 500 रुपए। क्या इस कागज के टुकड़े को बनाने के लिए 500 रुपए लगा होगा? नहीं, इसमें तो 1 रुपए का मटेरियल भी नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से। 1 रुपए का, 2 रुपए का, बस इससे ज्यादा तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस नोट को बनाने के लिए 1-2 रुपए लगे, पर इस नोट की जो मनी वैल्यू है वो 500 रुपए है। तो ये मेरा एक क्रेडिट मनी है जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू कम है पर मनी वैल्यू ज्यादा है। बेसिकली इस नोट को बनाने के लिए कम पैसे लगे पर इस नोट की कीमत ज्यादा है, तो ऐसी मनी को कहते हैं हम क्रेडिट मनी। आई होप आपको चारों तरह की मनी समझ आ गई होगी। अगली शीट पे चलते हैं जी। फाइनली हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसको कहते हैं मनी सप्लाई। कहते हैं मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी। पहली बात ये याद रखना जी, मनी सप्लाई स्टॉक ऑफ मनी है। ठीक है, इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कहते एक स्टॉक ऑफ मनी जो सर्कुलेशन में है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको कहते हैं मनी सप्लाई। जितना भी पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको कहेंगे मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई में आता क्या क्या है? कहते सबसे पहले तो मनी सप्लाई में आता है करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। कहते जो भी लोगों के पास पैसा पड़ा है वो सारा मनी सप्लाई का पार्ट है। लोगों के पास दो ही तरह से करेंसी हो सकती है जी, या तो पेपर नोट होंगे या कॉइन्स होंगे। जितने भी इकोनॉमी में लोगों के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पैसे पड़ रखे हैं, पेपर नोट्स हैं या कॉइन्स हैं, वो हमारा मनी सप्लाई का पार्ट है। दूसरा, नेट डिमांड डिपॉजिट्स बाय हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। कहते जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? जो मैं डिमांड पे विड्रॉ करवा सकूं। ठीक है जी, ऐसे डिपॉजिट्स जो डिमांड पे आप विड्रॉ करा सको, कहते वो सारे डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स के पास पड़े हैं वो भी आपका मनी सप्लाई का ही पार्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मनी सप्लाई में दो ही चीजें हैं, एक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और दूसरा नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। फाइनली, मनी डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग यूनिट्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, दैट इज गवर्नमेंट एंड आरबीआई। बिल्कुल, कहते मनी सप्लाई में दो लोगों का मनी कभी भी काउंट नहीं होगा। कहते कौन से दो लोग? जो मनी को सप्लाई करते हैं। मनी को सप्लाई कौन करते हैं? कहते एक तो गवर्नमेंट करती है, एक आरबीआई करती है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, कॉइन्स किसके द्वारा मिंट किए जाते हैं? तो सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा मिंट किए जाते हैं जी हमारे कॉइन्स। और कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि जो पेपर नोट्स हैं वो किसके द्वारा छापे जाते हैं, तो पेपर नोट हमेशा आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं।
तो यही हमारी इकोनॉमी में दो प्रोड्यूसर ऑफ मनी है, एक आरबीआई और एक गवर्नमेंट। इन दोनों के पास जितना भी मनी पड़ा है वो मनी हमारे कभी भी मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। आई होप आपको मनी सप्लाई के बारे में पता लग गया होगा। फर्दर हमारा टॉपिक आता है जी, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कहते हैं आपने कह तो दिया सर कि जो मनी है, मनी सप्लाई है, उसमें दो चीजें आ रही है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और दूसरा क्या था, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। कहते बट ये काउंट कैसे करते हो आप? मैंने कहा चार तरीके हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए। पहला तरीका है जी हमारे पास M1, दूसरा तरीका है M2, तीसरा है M3, M4। ये दो तीन तरीके हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 ही है। M1 मनी सप्लाई मेजर से हम कैसे मनी कैलकुलेट करते हैं, मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं, सुनिए। कहते एक सिंपल सा फॉर्मूला है, C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस OD। C क्या है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। कहते जितना भी पैसा लोगों के पास पड़ा है, पब्लिक के पास पड़ा है, तो सारा मनी सप्लाई का पार्ट है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। दूसरा DD, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। कहते जितना भी पैसा एज अ डिमांड डिपॉजिट पड़ा है कमर्शियल बैंक्स के पास, वो भी एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई का पार्ट होगा। और तीसरा है जी अदर डिपॉजिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अदर डिपॉजिट्स, इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कहते अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कहते अदर डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स का मतलब जो भी डिमांड डिपॉजिट्स आरबीआई के पास पड़े हैं। अब आरबीआई के पास ना जी 3 लोगों के डिमांड डिपॉजिट्स होंगे। अब वो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कहते जितना भी पैसा आरबीआई के पास पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पड़ा है, जितना भी डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पड़ा है, वो मनी सप्लाई का पार्ट है अदर डिपॉजिट्स में। दूसरी चीज, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेंट्रल बैंक। बहुत सी फॉरेन गवर्नमेंट, बहुत सी फॉरेन की सरकारें हमारे आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट कराती हैं, ठीक है। बहुत से सेंट्रल बैंक, फॉरेन सेंट्रल बैंक हमारे आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं। कहते हैं वो भी सारा हमारे ही मनी सप्लाई का पार्ट है। और लास्ट है जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कहते हैं जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन्होंने अपना कोई पैसा जमा करवाया है आरबीआई के पास, तो वो भी हमारे डिमांड डिपॉजिट का ही हिस्सा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है जी। कहते हैं C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। OD में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, पर ये भी हमने इजी कर दिया। कहते हैं OD मतलब अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स कौन से? अदर डिमांड डिपॉजिट्स। अदर डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ 3 लोगों के। पहला पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नाबार्ड, दूसरा फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन सेंट्रल बैंक, और तीसरा क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फर्दर चलते हैं जी। आगे हमारे पास टॉपिक आता है हु सप्लाईज मनी। कौन व्यक्ति इकोनॉमी में मनी सप्लाई करता है? तो मैंने कहा दो ही सप्लायर ऑफ मनी है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक आरबीआई है और एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कौन सी मनी सप्लाई करती है? गवर्नमेंट सप्लाई करती है कॉइन्स, ठीक है जी। और सेंट्रल बैंक कौन सी मनी सप्लाई करता है? वो करता है करेंसी, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहते हैं इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। कहते हैं इंडिया में तो जो मेजर सप्लायर ऑफ मनी है ना, वो आरबीआई है। आरबीआई ही इंडिया में मेजर करेंसी को सप्लाई करता है, जो पेपर नोट्स हैं। दूसरी चीज, आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कहते हैं आरबीआई जब भी नोट छापता है ना, तो वो एक सिस्टम के बेसिस पे नोट छापता है, जिसको कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखते हैं, अंडर दिस सिस्टम आरबीआई मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़। ये वैसे अब खत्म हो चुका है, लाइक आपकी किताबों में लिख रखा है, बट मैं आपको इसकी डिटेलिंग दे देता हूं। जब स्टार्टिंग में पैसा छपा था, तो एक सिस्टम के थ्रू छपा था, जिसको कहा गया था मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम ने क्या कहा था कि अगर आपको करेंसी प्रिंट करनी है, तो कम से कम 200 करोड़ या तो सिक्योरिटीज रखो, या फिर आप बेसिकली कोई रिजर्व रखो, गोल्ड रिजर्व रखो, ठीक है, और फिर आप नोट छापो, ठीक है जी। इन्होंने कहा था कम से कम 200 करोड़ का आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नोट छाप सकोगे। बट आज के टाइम पे सिस्टम इतना वर्किंग में नहीं है जी। आगे देखते हैं, कहते हैं ऑफ दिस रिजर्व, कहते हैं इस 200 करोड़ के रिजर्व में से भी आपको क्या करना है, 115 करोड़ का कम से कम गोल्ड होना चाहिए। उसके अलावा आप बाकी की सिक्योरिटीज रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम मिनिमम 115 करोड़ का आपका गोल्ड होना चाहिए।
आई होप आपको मिनिमम रिजर्व सिस्टम समझ आ गया होगा। मिनिमम रिजर्व सिंपल था जी, जब नोट छापे गए थे तो उस टाइम बोला गया था कि मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ का रखना है जी अगर आपको नोट छापने हैं। उस 200 करोड़ में से भी 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, बाकी की बची हुई जो बचता है 85 या 85 करोड़ बचता है उसकी आप सिक्योरिटीज रख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगली हमारी शीट है जी फंक्शंस ऑफ मनी। अब फंक्शंस ऑफ मनी बड़े इजी हैं जी। हमने मनी का मीनिंग पढ़ा था, मैंने मनी के मीनिंग में बोला था मनी इज व्हाट लॉ से इट इज। जो भी लॉ बोलेगा वो मनी है, ठीक है जी। जो भी लॉ बोलेगा अगर कोई भी चीज उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देती है तो उसको मैं मनी बोलूंगा। तो अब देखते हैं कि लॉ क्या बोलता था। लॉ कहता था कि यार किसी भी चीज में अगर 4 क्वालिटीज हैं तो वो मनी है। कौन सी 4 क्वालिटीज? सबसे पहले मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरी चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तीसरी चीज स्टोर ऑफ वैल्यू और चौथी चीज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब देखते हैं, कहते हैं 2 तरह के फंक्शंस होते हैं मनी के। एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। आप अगर देखोगे मैंने प्राइमरी का एम बड़ा कर रखा है, प्राइमरी का एम कैपिटल है क्योंकि प्राइमरी के एम से ही 2 फंक्शंस हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। और इधर सेकेंडरी का मैंने एस बड़ा कर रखा है और इवन हाईलाइट भी कर रखा है क्योंकि सेकेंडरी फंक्शन से 2 फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। चलो जी अब इसकी मैं डिटेलिंग आपको करनी शुरू करता हूँ, बड़ा इजी है जी ये भी। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब होता है मेजर फंक्शंस, ठीक है जी। प्राइमरी में सबसे पहला फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। कहते हैं जो मनी है ना उसका सबसे मेजर फंक्शन है कि उसने हर एक चीज की वैल्यू को मेजर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे आपके पास कुछ भी है, आप उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हो। आप कह सकते हो कि यार ये 100 रुपए का है, ये 1000 रुपए का है, ये लाख रुपए का है, ये 10 लाख का है। आप हर चीज को मेजर कर सकते हो, पर बार्टर सिस्टम में हम नहीं कर पा रहे थे, तो ये बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक भी थी। जो फंक्शन ऑफ मनी है वो बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक थी। दूसरी चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल आज के टाइम पे अगर मेरे को कुछ भी एक्सचेंज करना हो तो सिंपल सी बात है, मैं पैसे दूंगा और खरीद लूंगा। अगर मेरे को कुछ बेचना है तो मैं बदले में पैसे लूंगा और चीज बेच दूंगा। तो जो मीडियम का काम कर रहा है, जो मेजर सेल परचेज के एक्ट को जिसने अलग अलग कर दिया है वो है मनी। तो मनी हमारा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। पर बार्टर सिस्टम में तो कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, सेल और परचेज दोनों एक ही टाइम पे करने पड़ते थे। पर आज के टाइम पे हम सेल अलग कर सकते हैं, परचेज अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हमारे 2 फंक्शन थे, प्राइमरी फंक्शन थे मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये दोनों ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या था? पहला था स्टोर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पे तो ये सिंपल है, अगर मेरे को पैसा स्टोर करना होगा तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, मैं उसको कहीं पे भी स्टोर कर सकता हूं। मैं अपनी अलमीरा में रख सकता हूं, मैं अपनी पॉकेट में रख सकता हूं, ठीक है जी, या फिर मैं अपने रूम में रख सकता हूं, मैं अपने बैंक अकाउंट में रख सकता हूं। कहीं पे भी आप पैसे को स्टोर कर सकते हो। क्या बार्टर सिस्टम में पॉसिबल था? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ स्टोर करना है, मैंने बकरी खरीदी थी जी, ठीक है, तो क्या मैं बकरी को स्टोर कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है, क्या मैं उसको जेब में डाल सकता हूँ? नहीं, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम का ये ड्रॉबैक था। और दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। बिल्कुल आज के टाइम पे फॉर एग्जाम्पल मेरे को फोन लेना है, ठीक है जी, तो लाइक आईफोन 17 लॉन्च भी हुआ है, तो अगर मेरे को लेना है, वैसे तो नहीं लेना मेरे को, अगर मेरे को लेना है तो इजीली मैं उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं ईएमआई करवा लूंगा, ठीक है जी। यार मैं हर मंथ आपको थोड़े थोड़े पैसे देता रहूंगा, सर प्लीज मेरे को एक बार में फोन दे दीजिए। पर बार्टर सिस्टम में पॉसिबल था क्या? नहीं। बार्टर सिस्टम में फॉर एग्जांपल मैंने बदले में उसको बकरी ही देनी है, ठीक है, तो क्या मैं बकरी उसको इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ? नहीं। तो बार्टर सिस्टम में ये ड्रॉबैक था। जो हमारे मनी के फंक्शंस हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, वो हमारे बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे। यहां पे हमारा मनी चैप्टर होता है जी कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर कमेंट करके हमें रिव्यूज दीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप चाहते हो कि हम रेगुलर इस तरह से वीडियो डालें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सर कर दो बंद। ठीक था।